यह एक संपत्ति का कैश फ्लो पैटर्न है। आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व। ऊपर दिया हुआ बॉक्स एक इनकम स्टेटमेंट है जिसे अक्सर लाभ और हानि का स्टेटमेंट भी कहा जाता है। यह आमदनी और खर्चा बताता है, आने वाला पैसा और जाने वाला पैसा। नीचे का चित्र बैलेंस शीट है। इसे इसलिए यह कहा जाता है क्योंकि इसमें संपत्ति और दायित्वों का एक साथ मिलाकर देखा जाता है, यानी उन्हें बैलेंस किया जाता है। कुछ लोग जिनमें पैसे की समझ नहीं होती, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट के बीच संबंध को नहीं जानते। यह संबंध जानना बहुत जरूरी है। पैसे की तंगी की असली वजह यह होती है कि लोग संपत्ति और दायित्व के बीच के अंतर को ठीक से नहीं समझ पाते। अक्सर इन दोनों शब्दों की परिभाषाएं भी समस्या खड़ी कर देती हैं। अगर आपको सुविधा में पढ़ना अच्छा लगता है तो आप शब्दकोश उठाकर उसमें संपत्ति और दायित्व शब्दों का मतलब खोज देख सकते हैं। अब इन परिभाषाओं का मतलब अकाउंटेंट को तो अच्छी तरह समझ में आ सकता है, परंतु आम आदमी के लिए वह वैसी ही बात हो गई जिसे परिभाषा का मतलब मैंडेरियन जैसी किसी विदेशी भाषा के में लिख दिया गया हो। आप परिभाषा के लिखे हुए शब्दों को पढ़ सकते हैं, परंतु उन्हें अच्छी तरह समझना ठीक कठिन है। इसलिए जैसा मैंने पहले कहा था, मेरे अमीर डैडी ने हमेशा दोनों छोटे बच्चों को यह आसान परिभाषा सिखाई। संपत्ति वह होती है जो आपकी जेब में पैसा डालती है। अच्छी आसान उपयोग में आने वाली परिभाषा। यह एक दायित्व का कैश फ्लो पैटर्न है। आय, व्यय, दायित्व, संपत्ति। अब चूंकि संपत्ति और दायित्व को चित्रों में समझा दिया गया है, इसलिए शब्दों में दी गई परिभाषाओं को समझना ज़्यादा आसान होगा। संपत्ति वही चीज़ है जो मेरी जेब में पैसा डालती है। दायित्व वह चीज़ है जो मेरी जेब से पैसा निकालती है। वास्तव में आपको इतना ही जानने की जरूरत है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो आप जिंदगी भर संपत्ति खरीदते रहिए। अगर आप गरीब और मध्य वर्गीय बनना चाहते हैं तो आप दायित्व खरीदते रहिए। इसके बीच के फर्क को ना जानने से ज़्यादातर लोग जीवन भर पैसे की तंगी से परेशान रहते हैं। पैसे के लिए आदमी इसलिए परेशान होता रहता है क्योंकि वह ना तो शब्दों को समझ पाता है और ना ही अंकों को। जिन लोगों के सामने पैसे की मुश्किलें आ रही हैं, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि शब्दों या अंकों में ऐसा कुछ नहीं है वे जिसे वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। कई चीज ठीक से उनकी समझ में नहीं आ रही है। अमीर लोग इसलिए अमीर होते हैं क्योंकि इस मामले में वे पैसों की तंगी से परेशान लोगों से ज्यादातर समझदार होते हैं। तो अगर आप अमीर बनना चाहते हैं और अपनी दौलत को बनाए रखना चाहते हैं तो पैसे की साक्षरता और समझदारी महत्वपूर्ण है, शब्दों में भी और अंकों में भी। चित्रों में जो तीर लगे हैं वे पैसे के बहाव यानी कैश फ्लो को बताते हैं। ध्यान रखिए, सिर्फ अंकों से पूरी बात समझ में नहीं आती और सिर्फ शब्दों से भी पूरी बात समझ में नहीं आती। महत्व तो पूरी कहानी का होता है। किसी वित्तीय रिपोर्ट में अंकों को पढ़ना प्लॉट यानी कहानी ढूंढने की तरह ही पैसा कहाँ जा रहा है। इस बात की कहानी 80% परिवारों की पैसे की कहानी यह होती है कि वे अमीर बनने के लिए कड़ी मेहनत करते जाते हैं। इसका कारण यह नहीं है कि वे पैसा नहीं कमाते। असली कारण यह है कि वे जिंदगी भर संपत्ति की जगह दायित्व खरीदते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर एक गरीब आदमी या घर पर रहने वाले नौजवान का कैश फ्लो पैटर्न यह है। रोजगार, आय, तनख्वाह, व्यय, टैक्स, भोजन, किराया, कपड़े, मनोरंजन, यात्रा, संपत्ति और दायित्व। यह मध्यवर्गीय आदमी का कैश फ्लो पैटर्न है। रोजगार, आय, दायित्व, व्यय। रोजगार, आय, तनख्वाह, व्यय, टैक्स, मॉर्गेज, स्थायी व्यय, भोजन, कपड़े, मनोरंजन, स्थायी दायित्व। स्थायी संपत्ति में कुछ नहीं, दायित्व में मॉर्गेज, कंज्यूमर लोन्स, क्रेडिट कार्ड। एक अमीर आदमी का कैश फ्लो पैटर्न यह है। संपत्ति, आय, डिविडेंड, ब्याज, किराए से आय, रॉयल्टी। संपत्ति और दायित्व, स्टॉक, बॉन्ड्स, नोट्स, रियल एस्टेट, बौद्धिक संपदा। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सभी चित्र बहुत ज़्यादा सरल बना दिए गए हैं। हम में से हर एक को जिंदा रहने के लिए खर्च करना पड़ता है। हम सभी को रोटी, कपड़े और मकान की जरूरत होती है। चित्र यह बताते हैं कि गरीब, मध्य वर्गीय और अमीर आदमियों की जिंदगी में पैसा किस तरह आता जाता है। कैश फ्लो पूरी कहानी बता देता है। इस कहानी में यह बताया जाता है कि वह आदमी अपने पैसे को किस तरह इस्तेमाल करता है। एक बार पैसा हाथ में आ जाने के बाद वह उस पैसे का क्या करता है। मैंने अपनी कहानी अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों से इसलिए शुरू की ताकि मैं यह बता सकूं कि इतने सारे लोगों की सोच में कहाँ गलती होती है। गलती यह होती है कि वे यह मानते हैं कि पैसे से सारी समस्याएं सुलझ जाती हैं। इसलिए जब लोग मुझसे फटाफट अमीर बनने के नुस्खे पूछते हैं तो मैं कांप जाता हूँ, या यह कि उन्हें कहाँ से शुरू करना चाहिए। मैं अक्सर सुनता हूँ, मैं कर्जे में हूँ इसलिए मुझे और ज़्यादा पैसा कमाना चाहिए, परंतु यह देखने में आया है कि ज़्यादा पैसे से समस्या नहीं सुलझती। सच कहा जाए तो इससे समस्या और ज़्यादा बढ़ जाती है। पैसा हमारी इंसानियत कमजोरी को अक्सर ज़्यादा उभार देता है। पैसा अक्सर हमारे ऐसे पहलू पर रोशनी डालता है जिसके बारे में हम अनजान रहते हैं। इसलिए अगर किसी आदमी को अचानक बहुत सी दौलत मिल जाए, जैसे पैतृक संपत्ति, तनख्वाह में भारी बढ़ोतरी या उसकी लॉटरी लग जाए, तो पैसे मिलने के कुछ समय बाद वह अपने पुराने हाल में पहुंच जाता है और कई बार तो उससे भी बुरे हाल में। पैसा आपके दिमाग में चल रहे कैश फ्लो पैटर्न को उजागर करता है। अगर यह पैटर्न ऐसा है कि अपनी पूरी
कमाई खर्च करनी है तो इस बात की बहुत संभावना है कि आपकी आमदनी बढ़ेगी, तो आप खर्च अपने आप बढ़ जाएगा। इसलिए यह कहावत है, मूर्ख और उसके पैसों से शानदार दावतें होती हैं। मैंने यह कई बार कहा है कि हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि हम शैक्षणिक और व्यावसायिक काबिलियत को हासिल कर सकें। निश्चित रूप से यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी व्यावसायिक काबिलियत के कारण ही हम पैसा बनाना सीखते हैं। 1960 के दशक में जब मैं हाई स्कूल में था, यह माना जाता था कि अगर कोई पढ़ने लिखने में अच्छा है तो वह होनहार विद्यार्थी आगे जाकर डॉक्टर बनेगा। अक्सर उस बच्चे से यह नहीं पूछा जाता था कि क्या वह डॉक्टर बनना चाहेगा, यह मान लिया जाता था। इसका कारण यह था कि इस धंधे में सबसे ज्यादा पैसा नजर आता था। आज डॉक्टरों के सामने पैसे के बहुत से संकट हैं जो भगवान न करे किसी और के सामने हो। बीमा कंपनियां इस व्यय पर काबू किए हैं, सरकार भी दखल दे रही है और अदालतें में मुआवजे के केस दायर हो रहे हैं इत्यादि। आज बच्चे बास्केटबॉल स्टार बनना चाहते हैं, टाइगर वुड्स की तरह गोल्फर बनना चाहते हैं, कंप्यूटर विशेषज्ञ बनना चाहते हैं, मूवी स्टार, रॉक स्टार, ब्यूटी क्वीन या वॉल स्ट्रीट पर ट्रेड बनना चाहते हैं। इसलिए क्योंकि अब दौलत, शोहरत और इज्जत इन्हीं जगहों पर है। यही कारण स्कूलों में बच्चों को अच्छा पढ़ने के लिए प्रेरित करना मुश्किल हो गया है। वे जानते हैं कि व्यावसायिक सफलता और शैक्षणिक सफलता से कोई सीधा संबंध नहीं है जैसा कभी हुआ करता था। चूंकि विद्यार्थियों में स्कूल छोड़ते समय पैसे की कोई समझ नहीं होती है, इसलिए करोड़ों पढ़े लिखे लोग अपने कारोबार में तो सफल हो जाते हैं, परंतु बाद में वे पैसे की तंगी से जूझते रहते हैं और वे और ज्यादा मेहनत करते हैं परंतु अपनी समस्याओं से जीत नहीं पाते। उनकी शिक्षा में कमी यह नहीं है कि उन्हें पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता, बल्कि यह है कि उन्हें पैसा खर्च करने का तरीका नहीं सिखाया गया। पैसा बनाने के बाद उसका किस तरह से इस्तेमाल किया जाए और उसे किस तरह संभाला जाए, इसे पैसे की समझ कहते हैं। पैसा एक बार कमाने के बाद उसका क्या किया जाए, इसे आपने पास कितने लंबे समय तक रोका जाए और अपने पैसे से कड़ी मेहनत कैसे करवाई जाए, ज्यादातर लोग यह नहीं बता पाते कि उनकी पैसे की तंगी का कारण क्या है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें कैश फ्लो की समझ नहीं होती है। कई आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो सकता है, अपने कारोबार में सफल हो सकता है, परंतु हो सकता है कि उसमें पैसे की बिल्कुल भी समझ ना हो। ऐसे लोग अक्सर जरूरत से ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं क्योंकि उन्होंने कड़ी मेहनत करना तो सीखा है परंतु पैसे से अपने लिए कड़ी मेहनत करवाना नहीं सीखा है। यह कहानी बताती है कि पैसा का सुख भरा सपना किस तरह दुख भरे सपने में बदल जाता है। कड़ी मेहनत करने वाले लोगों की फिल्मी कहानी एक घिसे पिटे दर्रे पर चलती है। हाल ही में शादीशुदा, खुश और पढ़े लिखे पति पत्नी साथ साथ किराए के मकान में रहने लगते हैं। जल्द ही उन्हें यह लगने लगता है कि वे पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि दो लोगों के साथ साथ रहने का खर्चा भी लगभग उतना ही होता है जितना कि अकेले आदमी का। समस्या यह है कि जिस अपार्टमेंट में वे रहते हैं वह छोटा है। वह अपने सपनों का घर खरीदने के लिए पैसा बचाने लगते हैं ताकि वे बच्चे पैदा कर सकें और अब उनके पास 2 तनख्वाह होती हैं और वे अपने कैरियर पर ज्यादा ध्यान देते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने लगती है। जैसा जैसे उनकी आमदनी बढ़ने लगती है, आय बढ़ी, व्यय, संपत्ति, दायित्व, उनके खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए पहले नंबर का खर्च होता है टैक्स। कई लोग सोचते हैं इनकम टैक्स, परंतु ज्यादातर लोगों के लिए सबसे बड़ा टैक्स होता है सोशल सिक्योरिटी टैक्स। कर्मचारी को ऐसा लगता है कि सोशल सिक्योरिटी टैक्स, मेडिकेयर टैक्स को मिलाकर कुल टैक्स लगभग 7.5% के करीब होता है, परंतु हकीकत में यह 15% होता है, क्योंकि आपके बॉस को भी सोशल सिक्योरिटी की उतनी ही रकम मिलानी पड़ती है। मुद्दे की बात यह है कि यह वह पैसा है जो आपका बॉस आपको नहीं दे सकता। इससे भी बड़ी बात यह है कि आपको अपने वेतन में से कटे सोशल सिक्योरिटी टैक्स की रकम पर भी इनकम टैक्स देना होता है और यह ऐसी आमदनी होती है जो आपके हाथ में नहीं आई है बल्कि सीधे ही सोशल कंट्रीब्यूशन में चली गई है। फिर दायित्व बढ़ने लगता है, आय, व्यय, संपत्ति, दायित्व। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि हम वापस युवा पति पत्नी की कहानी की तरफ चलते हैं। उनकी आमदनी बढ़ने के कारण वे फैसला करते हैं कि वे अब किराए के मकान में नहीं रहेंगे बल्कि अपने सपनों का घर खरीद लेंगे। जब वे अपने घर में पहुंच जाते हैं तो उन पर एक नए टैक्स का बोझ आ जाता है जिसे प्रॉपर्टी टैक्स कहते हैं। फिर वे लोग एक नई कार खरीदते हैं, नया फर्नीचर और नया सामान खरीदते हैं ताकि उनका घर आलीशान लगे। अचानक वे अपने सपनों से जागते हैं और देखते हैं कि उनके दायित्व का कॉलम भर गया है। वे कर्ज में हैं और उन्हें बहुत से मॉर्गेज ऋण और क्रेडिट कार्ड के ऋण चुकाने हैं। अब वे चूहा दौड़ में फंस चुके हैं। एक बच्चा पैदा हो जाता है और कड़ी मेहनत करते हैं, प्रक्रिया फिर दोहराई जाती है। ज्यादा पैसा आता है, उस पर ज्यादा टैक्स लगता है जिसे ब्रैकेट क्रीप भी कहा जाता है। तभी उनके पास डाक में एक और क्रेडिट कार्ड आ जाता है। वह उसका इस्तेमाल करते हैं, वह खत्म हो जाता है। तभी एक लोन कंपनी का आदमी आकर उन्हें बताता है कि उनकी सबसे बड़ी संपत्ति, उनके घर की कीमत बढ़ गई है। कंपनी उन्हें एक बिल कंसोलिडेशन लोन देने का ऑफर देती है क्योंकि उनकी क्रेडिट बहुत अच्छी है। कंपनी उन्हें यह भी बताती है कि समझदारी इसी में होगी कि वे अपने ऊंची ब्याज दर पर लिए गए कंज्यूमर लोन को उनके क्रेडिट कार्ड से चुका दें और इसके अलावा उनके घर पर लगने वाले ब्याज से उन्हें टैक्स में छूट भी मिलेगी। वे ऐसा ही करते हैं और ज़्यादा ब्याज दर वाले क्रेडिट कार्ड का भुगतान कर देते हैं। इसके बाद वे राहत की सांस लेते हैं। उन्होंने क्रेडिट कार्ड का हिसाब साफ कर दिया है। अब उन्होंने अपने उपभोक्ता ऋण को होम मोर्टगेज में बदल लिया है। उनका भुगतान भी कम हो गया है क्योंकि उन्हें अपने कर्ज को 30 सालों की किस्त में चुकाना है। समस्या से निपटाने का यही स्मार्ट तरीका है। उनके पड़ोसी आते हैं और उन्हें शॉपिंग पर चलने का न्योता देते हैं। मेमोरियल डे की सेल लगी हुई थी, यही तो मौका है
कुछ पैसे बचाने का। वे अपने आप से कहते हैं, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, मैं तो सिर्फ देखने जा रहा हूँ, परंतु अगर कोई चीज़ जम जाए तो उसे खरीदने की उम्मीद में वे अपने क्रेडिट कार्ड को ले जाना नहीं भूलते।